नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सहायक संधि, भारतीय राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी आदि के बारे में आपको बताया। दोस्तों, आज हम एक्ट के बारे में बताएंगे आपको। रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट या और अदर अन्य जो एक्ट हैं इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो जैसे 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। इसका कार्यकाल 3 भागों में जाना जाता है। पहला कार्यकाल 1600 से 1772 ईस्वी के बीच पहला कार्यकाल इनका था। इस कार्यकाल में इसे ही व्यापार काल कहा जाता है। जो 1600 से 1772 ईस्वी का काल है, इसे व्यापार काल कहा जाता है। 1757 में देखा दोस्तों, अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीते। 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की तथा द्वैध शासन लगाया गया रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इससे बंगाल को पूरी तरह से लूट लिया गया। फिर भी इतना लूटने के बाद, अनेक संधियां लगाने के बाद भी कंपनी घाटे में थी। और इतनी घाटे में थी कि इनको 10 लाख रुपए, 10 लाख मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए ब्रिटेन से लोन भी लेना पड़ा था। और दूसरा इनका कार्यकाल था 1773 से 1858 तक। इसे कंपनी का शासन कहते हैं। ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में थी। यह कंपनी का शासन है, लेकिन यह शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में था। इसी के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 84 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 93 का एक्ट, 1813, 1833, 1853 आदि एक्ट आया। ये तृतीय कार्यकाल में 3 कार्यकाल हैं। पहला 1600 से 1772 तक, तीसरा 1773 से 1858 तक, तीसरा कार्यकाल है 1858 से 1947 तक। ये जब 1857 की क्रांति के बाद जो शासन है सीधा ब्रिटिश क्राउन के शासन में हाथ में चली जाती है, तो क्राउन का यह शासन है तीसरा। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा देखते हैं विस्तृत अच्छे से एक्ट के बारे में। तो 1773 का एक्ट जब लागू हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नाथ। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और कंपनी घाटे में जा रही थी। हमने बताया था, इतना सब बंगाल को पूरी तरह से लूट लिया। फिर भी कंपनी घाटे में जा रही थी। तो इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए कंपनी क्यों घाटे में जा रही, इसका क्या कारण है, इन सब का पता लगाने के लिए ब्रिटेन ने एक एक्ट का पारित किया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो 1773 की जो केंद्रीय प्रशासन थी, जो कलकत्ता यानी बंगाल का जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था। उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। उसी को ही गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों, बताया था बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग है तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग है, क्योंकि इस समय वारेन हेस्टिंग था जो गवर्नर, इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की एक परिषद होगी। इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होगी एक, इसका गठन किया गया। इस कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य होंगे। इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। 4 सदस्य में कोई भी अगर पारित करना होगा नियम अधिनियम, तो उसमें जिसमें 3 सदस्य डन कर देंगे वही एक्ट पारित हो जाएगा। अब गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं थी। इस एक्ट के तहत यह बताया गया गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं रहेगा। यदि 2-2 हो गए तो गवर्नर वोट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो दोस्तों,
कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हुआ था कंपनी का, उसमें 24 सदस्य एक वर्ष पर थे। जो 24 सदस्य, उन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा, 1 वर्ष के थे। 4 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता था। जो बोर्ड, कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, 4 वर्ष के लिए इसका चुनाव होगा। जो 24 सदस्य 1 वर्ष पर थे, जो 4 वर्ष के लिए इनका चुनाव होगा। बताया गया है दोस्तों कि जो ये सदस्य हैं, जो इनका कार्यकाल 1 वर्ष था, अब इनका 4 वर्ष कर दिया गया। वोट देने का हक उन्हीं को दिया गया इसमें जो 1000 पाउंड से ज़्यादा शेयर धारक वाले होंगे। इस कंपनी, किसी कंपनी में जिस व्यक्ति का शेयर 1000 पाउंड से ज़्यादा होगा, वही चुनाव कर सकता है। 25% मेंबर प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। इसमें बताया गया कि 25% मेंबर प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। अब क्या था दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी, बताया गया इसकी रिपोर्टें थी कि जितने भी एक्ट अधिनियम पारित होंगी, इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष रखना होगा। एक्ट के तहत कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी रिपोर्ट रखा जाएगा, सबसे पहले ब्रिटिश संसद के समक्ष रखना होगा। इस एक्ट के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। 1774 में एक स्थापना सुप्रीम कोर्ट की हो भी जाती है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल तीनों क्षेत्र को मिला करके 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसमें 4 जज थे। इस सुप्रीम कोर्ट में 4 जज बनाए गए। एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 अन्य थे। जो मुख्य न्यायाधीश है, उसका नाम सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। तो और क्या क्या था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और कंपनी के कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होगी, इससे भ्रष्टाचार बंद करो, यानी कम होगा। निजी व्यापार बंद करो, निजी व्यापार भी नहीं करें कोई। जब कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो जाएगी, उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो भ्रष्टाचार कम होगा, व्यापार भी व्यक्ति नहीं करेगा। इस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया। अब आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या क्या किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर जनरल की शक्तियां थी, इनको बांट दिया गया। तक सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों का बंटवारा किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से 3 सदस्य कर दिए गए। जो रेगुलेटिंग एक्ट 73 में 1773 में 4 सदस्य थे, इसमें अब 3 कर दिए गए। अब इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। देखो 73 में वीटो पावर नहीं था। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया जाएगा। बहुमत का पावर हट गया, क्योंकि जब वीटो पावर दिया गया तो गवर्नर जनरल किसी को भी बना सकता है सदस्य। और कहा गया कि युद्ध और जो संधि हैं, युद्ध और संधियां संसद की अनुमति से ही होगी। ये भी निर्धारित इसमें किया गया। संधि और युद्ध जो भी होंगे ना, वो संसद, ब्रिटिश संसद जो है भारत, उसकी अनुमति से ही होंगे। इस तरह से जो 1784 एक्ट है 2 तरह से बटा। एक व्यापार क्षेत्र, दूसरा राजनीतिक कार्य। व्यापार के क्षेत्र में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण था। व्यापार के क्षेत्र में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण था। और राजनीतिक कार्य तो अलग अलग, राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। दोनों की रिपोर्ट ये बताया गया कि जो चाहे व्यापारिक कार्य हो चाहे राजनीतिक कार्य हो, दोनों को कोई भी अगर बात होती, उसकी रिपोर्ट ब्रिटेन संसद को जाएगी। ये बताया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण 6 सदस्य थे इसमें। ये भी ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो से 6 सदस्य हैं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन सब का जो 6 सदस्य थे, इसमें एक ब्रिटिश संसद के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। 1784 के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। 1784 के बाद अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। तो उसके बाद हम आपको और दिखाते हैं 1784 के बाद क्या होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों
तो इस तरह से 1784 का एक्ट था। उसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले दोस्त एक एक्ट आया था 1786 ईस्वी में। इस समय गवर्नर था गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति को ही गवर्नर जनरल कहते। गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को ही मुख्य रूप से गवर्नर जनरल कहा गया था। गवर्नर अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। इसमें बताया गया कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल किसी भी निर्णय को, अपने निर्णय को हो या किसी दूसरे का निर्णय, उसे किस एक्ट के तहत निरस्त कर सकता है। तो 1786 का एक्ट है, इम्पोर्टेंट है। और लॉर्ड, ये सब जो निर्णय निरस्त करने का जो अधिकार था, ये सभी अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही अधिकार था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिकार था। अब देखते हैं 1793 का एक्ट। 1793 एक्ट में ये कहा गया कि 20 वर्ष के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ाया गया। 20 वर्ष के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ाया गया। लिखित विनिमय की शुरुआत की गई। जो भी कार्य होगा, लेन देन, वो लिखित होगा। ये 1793 एक्ट में यह बताया गया। लिखित विधि की नींव पड़ी कि जो भी विधि एक्ट पारित होगा, कानून, जो भी नियम कानून बनेंगे, विनिमय आदान प्रदान जो होगा लिखित होगा। जो कानून विधि नियम बनेंगे वो सब लिखित होंगे। नियंत्रक मंडल के सदस्यों, मतलब जिसमें 6 सदस्य थे, इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब देखो जो बता रहे हैं, जो नियंत्रक मंडल है ना, अब इन सदस्यों को, जो 6 सदस्य हैं, इनको वेतन भारतीय राजस्व दिया जाएगा। अब बताइए, अब और ये सब था, ये 1793 एक्ट में कहा गया। अब आता है इंपॉर्टेंट दोस्तों 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1813 के एक्ट में कहा गया कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ बना रहेगा। कंपनी का एकाधिकार जो पूरी तरह, तो पूरा आपका एकाधिकार है, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिए, लेकिन चाय और चीन, यानी चाय का व्यापार कंपनी कर सकती है, ये पूर्ण रूप से अधिकार है उनका। और चीन के साथ भी आप व्यापार कर सकते हो, चाय और चीन को छोड़ करके। बाकी कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। बोला गया कि लाइसेंस लेकर ही ब्रिटिश कंपनी, कोई भी कंपनी ब्रिटिश की यदि भारत में आती है तो उसको लाइसेंस लेना होगा, या व्यक्ति भारत में रह सकता है। जो लाइसेंस लेगा वो वही ब्रिटिश कंपनी या व्यक्ति भारत में रह सकता है तथा व्यापार कर सकता, नहीं तो वो नहीं कर सकता। इसके लिए उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया। भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया जाए, यह भी इस एक्ट में कहा गया कि भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया जाए, जिसे सभी पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, और विज्ञान को प्रोत्साहित किया गया। इस एक्ट के तहत विज्ञान को ही प्रोत्साहित किया गया तथा भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया गया। इसी 1813 के ही एक्ट में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस एक्ट में बताया गया कि हम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करेंगे, जिससे भारत की जनता अब शिक्षित हो जाएगी धीरे धीरे और सक्षम हो जाएगी। और दोस्तों, ईसाई जो मिशनरी हैं, इनको भी अनुमति मिल गई कि आप शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उनको भी अनुमति मिल गई, प्रचार शिक्षा के लिए इनको दी गई। और इस क्या कहा गया इस एक्ट में कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, सबसे ऊपर है वो, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद और गवर्नर है, जैसे बम्बई, मद्रास, यहाँ भी तो गवर्नर थे एक, लेकिन जो बंगाल गवर्नर वो सबसे ऊपर रहेगा, टॉप क्लास में। उसके बाद बम्बई, मद्रास, अन्य गवर्नर रहेंगे। और ये भी बताया गया कि जो विधि का प्रशासन है, जो विधि जो कानून द्वारा प्रशासन को बनाया जाता है, विधि प्रशासन है, उस पर नियंत्रण संसद करेगा। जो ब्रिटिश संसद है, तो विधि प्रशासन पर संसद का नियंत्रण होगा। स्थानीय सेवाएं को, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उनको कहा गया कि आप कर लगा सकते हैं। इनको इस एक्ट के तहत अधिकार दे दिया या स्थानीय सेवाओं को आप अपने अपने क्षेत्र में
कर लगा सकते हैं, यह 1813 के एक्ट में कहा गया। उसके बाद दोस्तों एक अगला चार्टर एक्ट आता है जिसे 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं, और दूसरा है 1853 का। तो भारत सरकार अधिनियम 1833 एक्ट और सेंट हेलेना अधिनियम 1833, इस भारत सरकार अधिनियम 1833 को ही सेंट हेलेना अधिनियम एक्ट भी कहते हैं। तो जो 1853 का एक्ट है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो कंपनी का कार्यकाल है इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। जो कंपनी थी उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जो 20 वर्ष का उसे मिला था कार्यकाल का अनुमति, उसे 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था की गई, जो भी व्यवस्थाएं होंगी वह केंद्र से संबंधित थी, एक ही व्यवस्था की गई, केंद्रीकृत की गई, क्योंकि जो भी व्यवस्था मद्रास, मुंबई, बंगाल, जो भी वहाँ की व्यवस्था का नियम कानून होंगे एक ही जगह केंद्रित की गई। हर जगह का शासन एक जगह से होगा, यहाँ का जो निर्णय होगा हर जगह लागू होगा। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कि अब भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल बनता है, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर थे, जिस समय एक्ट आया उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल था बंगाल का विलियम बेंटिक, तो उसी को ही तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहेंगे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उसी बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को, तो उन्हीं को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का, पूरे भारत का व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई, एक जगह व्यवस्था की गई केंद्र में। अब सारी दिक्कतों का जो निर्णय डिसीजन लिया जाएगा वो केंद्र से लिया जाएगा। और भारत के जब गवर्नर जनरल पूरे भारत का होगा तो इसकी शक्तियाँ भी बढ़ा दी गई, कि आप सैन्य प्लस नागरिक दोनों शक्ति उसकी अंडर में आ गई। नागरिक शक्तियाँ और सैन्य, मतलब सैनिकों का युद्ध आदि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी शक्तियाँ पूर्ण रूप से उसे दिया गया। अब प्रांतीय गवर्नर जनरल को अधीनस्थ रखा गया। जो प्रांत में जो जितने भी गवर्नर थे, मद्रास, मुंबई, जितने भी गवर्नर थे उनको इसके अधीन रखा गया, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन। अब प्रांतीय गवर्नर जनरल को विधि बनाने की शक्ति जो उनको दी गई थी एक्ट के तहत, आप उससे वापस ले ली गई। भाई मैंने बताया था नहीं कि 1700, इसमें बताया था 1813 में कि आप विधि बना सकते हैं, स्थानीय जो संस्थाएं सी कर लगा सकती हैं, तो इसे पूरी तरह से समाप्त किया गया, इसे वापस ले दिया गया कि आप अब कोई भी आप अपनी शक्ति प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत पर अब विधि बनाएगा। जो अब बंगाल में बनाता था विधि नियम कानून, वो भारत का जो गवर्नर जनरल अब जो हो गया तो संपूर्ण भारत पर वो विधि बनाएगा। अब भारत का गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, जो उसे कानून विधि नियम से संबंधित जो सलाह देगा। वह विधि अधिकारी एक जोड़ा गया, विधि सदस्य जोड़ा गया। तो भारतीय गवर्नर जनरल में पहला विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया था। लॉर्ड मैकाले है, वह उसे कहा गया कि आप विधि सदस्य रहेंगे, लेकिन आप परिषद में वोट नहीं दे सकते हैं। जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी आप उसमें वोट नहीं कर सकते हैं। तो नोट पे दोस्तों बता दें, 1955 देश अपना जब देश आज़ाद हो गया था संविधान लागू के बाद 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था भारत में 1955 में। तो इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़। करंट जो वर्तमान की बात है वो 1955 की बात है।
और क्या किया गया इस एक्ट के तहत? तो 1833 एक्ट के तहत भी कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है उसे पूरी तरह समाप्त किया गया। जो 13 में दिया गया था आप चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, उसको भी उसे पूर्ण रूप से कहा गया आप व्यापारिक कोई भी कार्य उसे पूरी तरह समाप्त किया गया। इससे पूर्ण एवं राजनीतिक प्रशासन इससे पूर्ण एवं राजनीतिक प्रशासनिक कार्य में तब्दील किया गया। इसे पूर्ण रूप से राजनीतिक जो प्रशासनिक कार्य हैं कंपनी के इसके कार्य में तब्दील किया गया और ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में यह कार्य किया गया कि अब हम ब्रिटिश क्राउन जो सरकार है ब्रिटेन की उसकी सत्ता के रूप में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य में तब्दील किया गया कि हम जो भी राजनीतिक कार्य करेंगे ब्रिटिश क्राउन के हित में होगा, प्रशासनिक कार्य इनके हित में हो गया, इसके ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। इस तरह की तब्दील की गई। और क्या गया 1833 में सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रहने प्लस व्यापार के लिए स्वतंत्र किया गया। आपको अब लाइसेंस नहीं लेना है कि जब तक हम आपको परमिशन नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप यहाँ ना आ सकते हैं ना व्यापार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सभी ब्रिटिश को यह हक मिल गया, आप भारत में आप आओ, व्यापार करो, रहो, सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। और भारत में दास प्रथा को प्रावधान किया गया। इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा का प्रावधान किया गया था जो 1843 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। तो 33 में इसका प्रावधान किया गया था। अब क्या हुआ? अब भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक अधिकारी के रूप में भारत सरकार के लिए भी नियुक्त किया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें अब भारत का भी एक सदस्य होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। तो 1833 के एक्ट के तहत उसके बाद धर्म वंश रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सदस्य है भारतीय सरकार का, जो गवर्नर जनरल की भारत के गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में जो रहेगा उसे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। और जो सदस्य उसमें भर्ती होगा उसकी भर्ती योग्यता के आधार पर होगी, ऐसा बताया गया। तो वह एक्ट इस एक्ट के तहत कहा गया। तो आइए हम आपको बताते हैं, देखते हैं दोस्तों कि 1833 के जो एक्ट आया था उसमें क्या कहा गया था। जो कंपनी के लिए आगे कोई निर्धारित समय निर्धारित नहीं किया गया कि आप कितने वर्ष तक व्यापार कर सकते हैं, कितना बढ़ाया गया, इसमें किसी प्रकार का कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया था। और कहा गया कि विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया है इस एक्ट के तहत कि कोई भी अगर कोई भी 12 विधि बनेगी, नियम कानून, उसको 12 सदस्यीय जो विधान परिषद का गठन किया, तो जब वो इसको परमिशन देंगे तभी कोई विधि बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब भारत का गवर्नर जनरल जो विधि एवं नियम कानून बनेंगे इसे भारत का गवर्नर जनरल पास करेगा, तभी जाके नियम और एक्ट बन सकता है। अगर आप कोई विधि बनाते हो तो इसे भारत का जो गवर्नर जनरल है वही अगर पास करेगा तो पास है, नहीं तो फेल है। और भारत के गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति होगी, ये भी बताया गया। और क्या कहा गया इस एक्ट के तहत 1833 एक्ट में 53 में भी कहा गया 1853 एक्ट में कि विधि सदस्य को अस्थायी किया गया। अब 1 वर्ष के लिए जो विधि सदस्य है 1 वर्ष 2 लेकिन नहीं, अस्थायी किया गया। कहा गया कि आप अब वोट दे सकते हो, आपको पूर्ण अधिकार है, आप अब अस्थायी हैं, अस्थायी नहीं, आपको हटाया नहीं जा सकता बिना पूरा कार्यकाल किए। अब बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की स्थापना की गई। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की स्थापना भी की गई। और
1853 एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता को भी किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के एक्ट को देखा, जो पूरी तरह से अंग्रेज कैसे इनको एक्ट को मतलब समय अनुसार अपने कार्यों के प्रति सजग सहज को रूप को देखते हुए पूरी तरह से कोई न कोई एक्ट पारित करते गए और उसमें किसी न किसी प्रकार से मतलब कुछ में कुछ परिवर्तन करते गए जिससे इनका वर्चस्व भारत पर बढ़ता चला गया। तो दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो भी इसमें आपको पूरी तरह से एक्ट के बारे में बता दिया है। आगे हम दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों और एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।